नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल के एडिटोरियल के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर इनफ मात्रा में आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं केरला गोल्ड स्मगलिंग केस पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो मैं फाइनली बता रहा हूं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस गोल्ड स्मगलिंग केस में क्या हुआ ये बताऊंगा। इसके लीगल एंगल्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। यूपीएससी के लिए कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो वियना कन्वेंशन है 1961 का, उसमें आर्टिकल 27 और आर्टिकल 40 पे भी एक नजर डालेंगे, क्योंकि ये कुछ जो लिमिटेड आर्टिकल्स हैं इस केस से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पे इन फैक्ट्स को आप कोट कर सकते हो। तो मेरा नाम है दोस्तों हर्षित द्विवेदी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। 5 जुलाई को जो तिरुवनंतपुरम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे 30 किलो सपना सोना पकड़ा गया। ये सोना लमसम 15 करोड़ रुपए का था। आप देखिए, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में 30 किलो स्मगलिंग का सोना पकड़ा जाना कोई बड़ी बात है नहीं। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट पे अक्सर कर सोना पकड़ा जाता है। 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो कोई बड़ी बात नहीं है। ये केस इतना सनसनीखेज क्यों हो गया? ये अपने अमाउंट की वजह से सनसनीखेज नहीं हुआ है। ये सनसनीखेज इसलिए हुआ है दोस्तों, चूंकि ये सोना था एक ऐसे डिप्लोमेटिक कंसाइनमेंट में जो जा रहा था चार्ज डी अफेयर्स ऑफ द यूएई कंसुलेट। अब बात यहां पे होती, चार्ज डी अफेयर्स क्या होता है? चार्ज डी अफेयर्स होता है द पर्सन इन चार्ज, और पर्सन इन चार्ज ऑफ द यूएई कंसुलेट। कंसुलेट क्या होता है? तो देखिए, यूएई अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया में भेज रहा है, तो यूएई हो गया सेंडिंग स्टेट, इंडिया हो गया रिसीविंग स्टेट। तो यूएई की जो मेन एम्बेसी होगी वो होगी दिल्ली में, जो कि इंडिया की राजधानी है। बट केवल यूएई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दिल्ली में नहीं बैठेंगे, देश के और दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से में बैठेंगे। और केरला एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों यूएई के लिए। क्यों? क्योंकि यूएई का जो रीजन है वो आता है पर्शियन गल्फ में। अभी मैप भी देखेंगे हम यूएई का। और केरला से बहुत सालों से लोग पर्शियन गल्फ की कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं। तो ये जो कंस्यूलेट्स होती हैं वो एक देश के दूसरे भागों में भी होती हैं। तो यूएई की एम्बेसी आपको मिलेगी दिल्ली में, और पूरे देश भर में कंस्यूलेट्स मिल जाएंगे। इन कंस्यूलेट्स का काम क्या होता है? तो भाई, दो कंट्रीज के बीच में कल्चरल रिलेशंस को बढ़ाना, बिजनेस रिलेशंस को बढ़ाना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाना, तो हर चीज करते हैं ये कंसुलेट्स। तो वीजा इशू करना, बिजनेस वीजा इशू करना, टूरिस्ट वीजा इशू करना, ये सब काम ये कंसुलेट्स करते हैं। तो यहां पे यूएई की इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले यूएई का नक्शा देखते हैं। यहां पे यूएई का आपको नक्शा नजर आ रहा है दोस्तों। ये आपको पर्शियन गल्फ नजर आ रही है, इधर इधर गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अभी न्यूज में भी है, क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ही ईरान में एक नए पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना। यहां पे आपको नजर आ रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक और अच्छा सा नक्शा देखते हैं, यहां कुछ क्लियर दिख नहीं रहा। देखिए ये दोस्तों, ये जो इतना हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये है यूएई। ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रहा है, इसके बेसिन में जो कंट्रीज आती है उसमें एक कंट्री ये है ईरान जो इधर नजर आ रहा है, एक है यूएई और एक है आपका ओमान। तो बेसिन स्टेट्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आते हैं यूएई, ओमान और ईरान। आसपास में कंट्रीज देखें तो इधर आपको कतर नजर आ रहा है। यूएई में अब आप सुनते होंगे अबू धाबी, दुबई, तो अबू धाबी और दुबई दोनों यूएई में है। ओके, इधर पे आपको नजर आ रहा है सऊदी अरेबिया। यूएई के अगर आप नेबर्स को देखेंगे तो वेस्टर्न साइड पे सऊदी अरेबिया, साउदर्न साइड पे ओमान नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऊपर आपको वेस्ट एशिया का मैप भी दिख रहा है। इधर इराक है, इधर ईरान है, यहाँ पे सीरिया है, नीचे की तरफ जॉर्डन है, बगल में तरखाट मचाने वाला नेशन है आपका इजराइल। अब यूएई इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो टोटल ट्रेड हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में पिछले 5 सालों में, उसका ये डाटा है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे सर कि इस डाटा का सोर्स क्या है? तो इस डाटा का सोर्स है जो इंडिया की एम्बेसी है ना यूएई में, उस एम्बेसी से मैंने ये डाटा फिगर्स उठाए हैं। और उस एम्बेसी पे जो भी डाटा फिगर्स लिखे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है इंडियन एम्बेसी ने जो डाटा फिगर्स पब्लिश किए हैं वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के डाटा फिगर्स हैं। तो आप देख सकते हैं 2014-15 में जो यूएई इंडिया का बायलेटरल ट्रेड है वो $60 बिलियन का है। 15-16 में लगभग 50, 16-17 में लगभग 53, 17-18 में 50, 18-19 में लगभग $60 बिलियन, और अप्रैल से जनवरी 2019-20 में $50 बिलियन। तो काफी अच्छा खासा ट्रेड है भाई। 50-60 बिलियन डॉलर कम अमाउंट तो होता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इस बायलेटरल ट्रेड में जो एक मेजर हिस्सा है वो एनर्जी का है, यानी कि ऑयल और नेचुरल गैस का।
अब देखिए दोस्तों, ये जो इलाका है आपका गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूएई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएई के इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और अगर यूएई के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर यूएई जैसी कंट्री इंडिया के साथ खड़ी हुई है तो इंडिया डिसएडवांटेज में नहीं जा पाएगा। खासकर चाइना जब इस रीजन में एग्रेसिव हो रहा है तो यूएई जैसी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो अभी गोल्ड स्मगलिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसने इन रिलेशंस पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लमैटिक कर दिया है। हालांकि यूएई की गवर्नमेंट के साथ कुछ भी इंडिया का लफड़ा इस केस की वजह से हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या, आपको मैंने देख लिया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता ही दिया, 30 किलो गया सोना पकड़ा। अब यहां पे भैया खंगालना शुरू किया गया। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस चीज की शुरुआत कैसी हुई। ये कैसे पता लगाया गया कि हाँ भाई सोना इंडिया के अंदर आ रहा है। इस सोना, अब देखिए दोस्तों, ये जो एजेंसीज होती है जैसे कस्टम्स हो गया, डीआरआई हो गया, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनके तगड़े इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कस्टम्स की बात करोगे तो कस्टम्स के नेटवर्क पूरी दुनिया भर में फैले हैं। और ये जो सोने की स्मगलिंग होती है ना दोस्तों, ये सोने की स्मगलिंग बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई होती है। ये सोने की स्मगलिंग हवाला के साथ जुड़ी हुई होती है। अब आप बोलोगे हवाला क्या चीज है? देखिए, हवाला को मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। हवाला के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। हवाला का मतलब ये होता है कि आप कैश को, आप मनी को मनी के फॉर्म में नहीं किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो मान लीजिए आपके पास $10,000 है। अब $10,000 को अगर आप अपनी जेब में डाल के किसी दूसरी कंट्री में लेके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रोका जा सकता है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर ये अमाउंट बढ़ जाएगा, मान लीजिए आपके पास $50,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमिग्रेशन के समय पे जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आप इतना पैसा लेके क्यों आ रहे हो। समझ गए? तो हवाला में क्या होता है कि पैसे को पैसे के फॉर्म में ना ले जाके आप किसी अल्टरनेट फॉर्म में लेके जाओ। तो अगर आप सोना लेके आ रहे हो इंडिया के अंदर, तो बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हवाला। अब आप इस हवाला का प्रयोग किस किस चीजों के लिए कर सकते हो? अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज को इंडिया में फाइनेंस करना है, इंडिया में जो टेररिस्ट है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, तो देखिए कैश को सीधे सीधे लाना तो मुश्किल है, तो आप सोने की स्मगलिंग कराओ। तो हवाला ट्रांजैक्शन में सोने की बहुत वैल्यू होती है। तो जो कस्टम ऑफिसर्स थे केरला में, उनकी नजर थी, उनको बैक एंड चैनल से पता, उनके अपने खुद के सोर्सेज होते हैं, उनको ये पता चला कि भाई देखिए सोना आ रहा है। थोड़े बहुत कंसाइनमेंट्स ये लोग रेगुलरली पकड़ते रहते हैं, कुछ बड़ा कंसाइनमेंट इनके हाथों में लग नहीं रहा था। इनके कानों में खबर पड़ी कि देखिए पहले तो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के चलते फ्लाइटें हो गई थी बंद। धीरे 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 लॉकडाउन हट रहा था, फ्लाइटें आ जा रही थी। कहीं से इन केरला कस्टम्स वालों के कान में यह खबर पड़ी कि भाई देखिए यूएई कंस्युलेट है जो तिरुवनंतपुरम केरला में, इस कंस्युलेट के लिए जो कंसाइनमेंट आ रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक बैगेज है, उनके अंदर सोना है। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर होती है दोस्तों। कस्टम ऑफिसर्स भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और जब भी ये लोग एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी गुड का जो कि बाहर से अंदर आ रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली उन गुड्स का एग्जामिनेशन नहीं होता है जो कि किसी डिप्लोमेटिक कंस्युलेट के हैं, नहीं होता है दोस्तों। अभी मैं वियना कन्वेंशन जब आपको बताऊंगा 1961 का, उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। आर्टिकल 70 में, 17 ये 27 में, 27 और 40 में। तो जब भी किसी एम्बेसी का कोई सामान आ रहा है, किसी कंस्युलेट का कोई सामान आ रहा है, तो उसकी चेकिंग नहीं होती है। अगर उसकी चेकिंग करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पे केरला कस्टम के ऑफिसर्स थोड़ा डर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन मांगी कि हमें परमिशन दीजिए कि ये जो डिप्लोमेटिक बैगेज आ रहा है यूएई के कंस्युलेट के लिए, इसकी हम चेकिंग कर सकें। हालांकि चेकिंग के समय पे जो यूएई कंस्युलेट के जो ऑफिसर्स होंगे वो सामने खड़े होंगे। ये बातें बोली गई और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इनको परमिशन मिल गई। अब देखिए दोस्तों, वो जो सामान था, वो जो डिप्लोमेटिक बैगेज था, वो इंडिया में आके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 5 दिन पड़ा रहा। फाइनली इन कस्टम ऑफिसर्स को परमिशन मिली कि हां आप उस डिप्लोमेटिक बैगेज को चेक कर सकते हो, बशर्ते जो कंज्यूलर स्टाफ है, यूएई का जो कंस्युलेट है तिरुवनंतपुरम में, उसके लोग भी प्रेजेंट होंगे जब आप उसको चेक करोगे। जब कंज्यूलर स्टाफ को पता चला ना, तो कंज्यूलर स्टाफ ने बोला कि नहीं नहीं आप इसको चेक मत करो, ये हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको पोर्ट ऑफ ओरिजिन पे वापस भेज दो। यानी कंज्यूलर ऑफिसर्स ने बोला कि आप इस चीज को चेक मत करो, आप इसको वापस भेज दो, ये हमारी सीक्रेट चीज, आप कैसे चेक कर सकते हो?
लेकिन भैया कस्टम ऑफिसर्स ने बोला कि अब तो हमको परमिशन मिल गई है, अब हम चेक करेंगे। जब चेकिंग शुरू हुई तो भैया उसमें से निकला सोना। अब जैसे ही सोना निकला दोस्तों, एक पर्सन था PS सरित नाम का, ये एक्चुअली में एक फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुका था UAE कंस्यूलेट में, और ये शुरुआत से ही कोशिश कर रहा था कि कैसे भी इस एयर कंसाइनमेंट को छुड़ा लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको पता होगा कि इसके अंदर सोना है। तो जैसे ही सोना निकला, सबसे पहले तो PS सरित को किया गया अरेस्ट। जैसे ही PS सरित को अरेस्ट किया गया, इसके ऊपर स्मगलिंग का चार्ज लगाया गया। PS सरित ने 2 नाम और बोल दिए। सरित ने बोला पहले तो स्वप्ना का नाम, और स्वप्ना के साथ साथ उसने नाम बोल दिया संदीप का। तो 2 लोगों का नाम और आ गया, एक तो स्वप्न सुरेश का नाम आ गया और एक संदीप का नाम आ गया। ये सब कहां से पता चला है? तो कस्टम्स ने जो अपनी पिटीशन फाइल की है उसमें उसने ये सब चीजें लिखी हैं कि पहले PS सरित को पकड़ा और PS सरित ने स्वप्न सुरेश का नाम ले लिया और संदीप का नाम ले लिया। अब यहां से एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। कैसे? अच्छा, ये जो पर्सन था संदीप दोस्तों, ये संदीप पहले भी 1-2 इस तरीके के गोल्ड की स्मगलिंग के केस में फंस चुका था, ठीक है, बट उसमें केस उसके खिलाफ प्रूव नहीं हुआ था, उसके खिलाफ प्रॉपर प्रूफ नहीं मिले थे, तो उसको सजा मिली नहीं। तो कुल मिला के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस और कुछ ऐसे कनेक्शंस मिल रहे हैं पास्ट के, जिससे क्लियर कट ये पता चल रहा है कि ये सब लोग किसी ना किसी तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग में पहले इन्वॉल्व थे। अब यहां पे कुछ और बातें बोली गई। जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका यह बोलना है कि पहले ही इसका एक ड्राई रन किया जा चुका है। ड्राई रन ऑफ द ऑपरेशन क्या मतलब होता है? ड्राई रन ऑफ द ऑपरेशन ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया, अब आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना। मान लिया आपने प्लान बनाया कि भाई परसों के दिन मैं इस चीज को वहां पे डिलीवर करूंगा, तो उसकी एक प्रैक्टिस करोगे आप बस इस तरीके समझो कि मान लीजिए संडे को आपका पेपर है, संडे को आपका पेपर है, आपको किसी एक स्कूल जाना है, मान लीजिए सेंट थॉमस स्कूल जाना है लखनऊ में। अब आपको सेंट थॉमस स्कूल जाना है लखनऊ में संडे को, आपका वहां पे सेंटर पड़ा है पेपर का, तो हो सकता है सैटरडे वाले दिन आप बस रास्ता देखने के लिए जाओ कि ये स्कूल है कहां पे। होता है ना, बहुत सारे लोग पहले जाके कंफर्म कर लेते हैं कि भैया मेरा एग्जामिनेशन सेंटर यही है, पता चला एग्जाम वाले दिन मिला ही नहीं। कुछ इस तरीके का ही होता है ड्राई रन में। ड्राई रन में होता क्या है कि ये जो कार्टेल थे, जो गोल्ड स्मगलिंग वाले जो कार्टेल थे, ये लोग जो इनका एक्चुअल ऑपरेशन होगा ना, इसका ही एक डुप्लीकेट ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे ही कंसाइनमेंट्स के अंदर पे वो सोने को छुपाएंगे और सोने को छुपा के उस सोने की जगह कोई और चीज छुपा देंगे और वैसे का वैसा कंसाइनमेंट भेजेंगे, ये देखने के लिए कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे जो कस्टम इंस्पेक्टर है वो चीजों की चेकिंग किस तरीके से कर रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, ये जो कस्टम्स के लोग अपॉइंट होते हैं ना एयरपोर्ट पे, उनके डिपार्टमेंट को ये नहीं पता होता है कि वो कहां अपॉइंटमेंट है। उससे पहले जो स्मगलिंग करने वाले रैकेट होते हैं इनको मालूम पड़ रहा होता है। तो मान लीजिए दुबई से कोई फ्लाइट पकड़ रहा है मुंबई के लिए, और उसको पता है कि मैं मुंबई पे इस समय पे लैंड होऊंगा, तो उस बंदे को ये पता होगा कि उस शाम को किस प्रिवेंटिव ऑफिसर या किस कस्टम एग्जामिनर की पोस्टिंग है उस प्लेस पे। इस तरीके का रैकेट होता है, इतना जबरदस्त इन लोग की पहुंच होती है। चलिए ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो इंडिया के एंड पे इस चीज को कौन संभाल रहा था उसको तो हम बाद में देखेंगे। दुबई एंड पे इस कार्टेल को कौन संभाल रहा था, तो इसका नाम था फजील फरीद। ये फजील फरीद भी केरला थ्रिसूर का एक बिजनेसमैन है। फजील फरीद क्या करता है? He used to ship smaller amounts of gold concealed in canisters containing car wash. Bigger quantities were hidden in microwave ovens and white goods. Over time, the cartel perfected hiding gold in cylindrical form in bathroom fittings and pipings. तो बाथरूम फिटिंग्स एंड पाइपिंग्स के बाहर से तो आप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि अंदर क्या छुपा हुआ है। तो इस तरीके से ये लोग इस चीज को इंपोर्ट कर रहे थे छुपा के। जब स्वप्ना सुरेश से हुआ, अब देखिए ये सरित बंदा पकड़ा गया, इसने स्वप्न सुरेश का नाम ले लिया। स्वप्न सुरेश से जब पूछा गया तो स्वप्न सुरेश ने बोला कि भैया मैंने तो फोन करके कस्टम ऑफिसर से इस चीज के डिले के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि मुझसे तो चार्ज डी अफेयर्स राशिद खमीस अल शमेली साहब ने कहा था कि मेरा सामान कहां पहुंचा। तो आप सोचिए, राशिद खमीस अल शमेली जो कि चार्ज डी अफेयर्स है, यानी मतलब तिरुवनंतपुरम में जो यूएई की कंसुलेट है उसके हेड है, वो पर्सन स्वप्न सुरेश से कह रहा है कि पता करो कंसाइनमेंट कहां है, और स्वप्न सुरेश पता कर रही है। ऐसा स्वप्न सुरेश ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। और स्वप्न सुरेश बोल रही कि भैया मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। राशिद खमील अल शमेली ये दुबई अपने देश यूएई वापस लौट गए। अब चूंकि दोस्तों इनके पास तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तो इसको पकड़ा नहीं जा सकता। अब देखते हैं एक बार को वियना कन्वेंशन को देख लेते हैं, यहां पे ये देखना जरूरी हो जाता है। देखिए ये जो वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना,
इसके आप आ जाइए आर्टिकल 27 पे। ये रहा आपका आर्टिकल 27। क्या बोलता है ये? द रिसीविंग स्टेट शैल परमिट एंड प्रोटेक्ट फ्री कम्युनिकेशन ऑन पार्ट ऑफ द मिशन for all official purposes in communicating with the government and other missions and consulates of the sending state, whether situated. The mission may employ all appropriate means including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving state. मतलब अगर आपके जो भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, कम्युनिकेशन के लिए जो चीजें भी आपको यूज करनी है आप कर सकते हो। आपके मिशन को अगर वायरलेस ट्रांसमीटर लगाना है तो भैया रिसीविंग स्टेट यानी इंडिया से पूछ के लगाना पड़ेगा। ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस जो आते हैं मिशन में उनको खोला नहीं जाएगा, वो इनवॉयलेबल होंगे। उनको तो जो भी डिप्लोमेटिक बैग आ रहा है उसको ना आप ओपन कर सकते हो ना ही आप डिटेन कर सकते हो। आर्टिकल 27 वियना कन्वेंशन 1961 के हिसाब से जो भी डिप्लोमेटिक बैग्स होंगे उनके ऊपर प्रॉपर मार्किंग होगी, एक्सटर्नल मार्क्स होंगे कि इनके अंदर डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स हैं जो कि ऑफिशियल यूज के लिए काम आते हैं। दोस्तों, इस डिप्लोमेटिक बैग के साथ एक डिप्लोमेटिक कोरियर भी आ सकता है और उस डिप्लोमेटिक कोरियर के पास भी इम्यूनिटी होगी। हालांकि जब वो डिप्लोमेटिक कोरियर अपने डिप्लोमेटिक बैग को दे देगा और वापस लौटेगा उस समय पे इसके पास इम्यूनिटी नहीं होगी। कुल मिला के दोस्तों डिप्लोमेटिक बैग को खोलने की अथॉरिटी रिसीविंग स्टेट के पास नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आनी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आने हैं, तब खोलने की परमिशन नहीं है। यहां तो पूरा का पूरा सोना स्मगलिंग हो रही है, तो जब स्मगलिंग हो रही है तब आर्टिकल 27 किस हद तक अप्लाई होता है, ये बात कही जा रही है। अच्छा, इस वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 27 में ही नहीं, आर्टिकल 40 में भी डिप्लोमेटिक बैग की बात की गई है। हालांकि आर्टिकल 40 में डिप्लोमेटिक की बात, ये बैग की बात तब की गई है जब वो बैग या वो डिप्लोमेटिक कोरियर किसी थर्ड स्टेट के थ्रू आ रहा हो। ओके, तो आप आर्टिकल 40 भी पढ़िए। तो यहां पे ये जो आपका वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 है, इसके अंदर जो आर्टिकल 27 है ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप मेंस के एग्जाम में ऐसे में इस चीज को कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी इससे सवाल बन सकता है। तो अब देखिए, इसी वियना कन्वेंशन 1961 के अंदर ये जो आपके डिप्लोमेट्स पोस्टेड है इनको पास तो इम्यूनिटी है। तो भैया ये राशिद अल शमेली चाप तो निकल लिए वापस अपने देश, ठीक है, ये तो चले गए, इनका तो देखिए कुछ हो नहीं सकता। इंडिया में क्या होगा? अब इंडिया में भैया जो भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है उसको पकड़ा जाएगा। अब एक बार ये सोना स्मगल हो जाए तो उसका होता क्या है, इसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन चली तो एक पर्सन का नाम आया, उसका नाम था केटी रमीज। केटी रमीज का काम क्या होता है कि एक बार सोना इलीगली इंडिया के अंदर आ गया तो वो सोना प्रोवाइड किया जाता था केटी रमीज को। केटी रमीज के बहुत सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्शंस हैं, वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को इस सोने को बेचेगा। और एक बार सोना दोस्तों इन लोग के हाथ में चला गया फिर आप उस सोने को ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग करते क्या है, ये सोने को पिघला देते हैं और सोने को पिघलाने के बाद अगर आप ज्वेलरी बना देते हो दोस्तों तो फिर क्या ही पता चलेगा कि कौन सा सोना क्या था। और जो सोने की स्मगलिंग है ना, ये केरला में कोई नई नहीं है दोस्तों। यहां पे एक जगह का नाम बहुत आ रहा है जिसका नाम है कोडुवल्ली। ये कोडुवल्ली जो नाम की जगह, ये कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है ना आपका, जो IIM कोझिकोड है ना, वो वाला कोझिकोड। तो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में जो कोडुवल्ली नाम की जो जगह है वहां पे पूरी एक ज्वेलरी मार्केट कही जाती है और उस ज्वेलरी मार्केट में जो सोना है काफी सस्ता मिलता है। कहा जाता है कि जितना भी सोना यहां पे इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, ये बस ये रिपोर्ट्स कह रही है, NIA की जो केरला पुलिस की रिपोर्ट्स है वो ये बोल रही है कि भाई जो भी सोना इलीगली स्मगल होके आपका केरला के अंदर आता है वो इस कोदुवल्ली मार्केट में जाता है। कोदुवल्ली जो मार्केट के लोग हैं वो बैंकिंग सिस्टम पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, वो इस तरीके के व्यापार में ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो कोदुवल्ली में जो सोने का रेट है वो बहुत सस्ता है और जो बड़े बड़े सोने के विक्रेता होते हैं ऑल ओवर द कंट्री दोस्तों, वो इस कोदुवल्ली से जाके सोना खरीदते हैं। और केरला का एक बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है इस गोल्ड के साथ, खासकर अरेबिक गोल्ड के साथ। ये जो पर्शियन गल्फ का इलाका मैंने आपको दिखाया ना शुरू में दोस्तों, ये जो पूरा इलाका है पर्शियन गल्फ का, इस पर्शियन गल्फ के आसपास की जो भी कंट्रीज हैं, अगर आप इस पर्शियन गल्फ को देखो दोस्तों तो ये आपको ओमान नजर आ रहा है, UAE नजर आ रहा है, मस्कट, जितनी भी आपको जगहें नजर आ रही हैं यहाँ पे दोस्तों, ये इन जगहों पे केरला के बहुत सारे लोग बहुत समय से जाके काम कर रहे हैं, वो वहां पे सेटल हो रखे हैं। तो शुरुआत से ही वो लोग वहां पे जा रहे हैं, आ रहे हैं।
तो आप देखिए इन जगहों से केरला की डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको बहुत सी मिल जाएंगी, एक दो नहीं बहुत डायरेक्ट फ्लाइट। तो ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी है। कतर, केरला के साथ बहुत कनेक्टिविटी तगड़ी। तो सोने की स्मगलिंग आज से नहीं कई सालों से चल रही है दोस्तों, और खासकर 2013 के बाद से सोने की स्मगलिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। क्योंकि देखिए 10% इंपोर्ट ड्यूटी रखी गई सोने पे। इनफैक्ट अभी इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट इंपोर्ट ड्यूटी है अच्छी खासी। उस इंपोर्ट ड्यूटी के चलते सोना जब लीगल तरीके से आप इंडिया के अंदर लेके आओगे तो भाई उसका दाम ज्यादा हो जाएगा, दाम ज्यादा हो जाएगा तो वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए सोने के इंपोर्ट को रोकना जरूरी है। और कोई सोना कोई एसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं भाई। ओके, तो ये सब बात बोली गई। तो जो ये कहा जा रहा है, जो केरला के लोग हैं, दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द गोल्ड ऑफ अरेबिक, दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद अरेबिक गोल्ड। तो ये सोना स्मगल होकर केरला में आता है और ये कोडुवल्ली पहुंच जाता है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये कोडुवल्ली नहीं जाता है, ये सीधे सीधे दूसरे स्टेट्स में जाने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सोना सीधे सीधे दूसरे स्टेट्स पे जाएगा और स्टेट बॉर्डर्स पे बहुत बार अनअकाउंटेड टैक्स, अनअकाउंटेड कैश पकड़ा जाता है। बहुत हाई अमाउंट्स में अनअकाउंटेड कैश पकड़ा जाता है। तो कई बार ये बोला जाता है कि ये जो अनअकाउंटेड कैश है ना दोस्तों, ये अनअकाउंटेड कैश उसी सोने को दे के मिला है। कई बार ऐसा हुआ है एक्चुअली में। यहां पे इस आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे डाटा भी दे रखे हैं कि इतने सोने की वजह से इतना नुकसान हुआ स्टेट के एक्सचेकर को। इन सब डाटा में मैं यहां पे नहीं घुस रहा हूं। अब बात आई एक लीगल एंगल, तो मैंने आपको वियना कन्वेंशन 1961 वाला बता दिया। दूसरा यह कि आप सीधे सीधे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब देखिए सेंटर में है बीजेपी की सरकार, स्टेट में है लेफ्ट गवर्नमेंट, लेफ्ट और राइट। अब बीजेपी की सरकार को बोला जाता है राइट विंग गवर्नमेंट और लेफ्ट गवर्नमेंट, तो दोनों गवर्नमेंट्स की आइडियोलॉजी अलग है। तो ये बोला जा रहा है कि सेंटर ऑब्वियसली बात है स्टेट को टारगेट करेगी। कांग्रेस भी इस समय पे केरला गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है। तो सेंटर ने क्या किया, दो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। एक इन्वेस्टिगेशन में तो आगे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और दोस्तों देखिए एनआईए को केस देना बड़ी बात होती है। एनआईए प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, टेररिस्ट केसेस के साथ डील करती है। तो अगर एनआईए को आप केस दे रहे हो तो मतलब टेररिस्ट केसेस का इन्वॉल्वमेंट है पूरा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी यहां पे केस दिया गया। एनआईए ने कौन से एक्ट को किया है यहां पे यूज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को ढूंढ रही है। अब देखिए केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों, कोविड-19 का पैंडेमिक उसने बहुत अच्छे से डील किया, बट यहां पे वो बहुत एम्बेरस हो रही है। लोकल बॉडी के इलेक्शंस आने वाले हैं, ये बात तो दोस्तों माननी पड़ेगी। जो केरला की गवर्नमेंट है ना, उसका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा है। वहां के लोग केरला की गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है केरला की वो बहुत ज्यादा है, बट यहां पे केरला गवर्नमेंट की मट्टी पलित हो रही है। आगे देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूएपीए के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 को इन्वेक्ट किया है। सेक्शन 17 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 16 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर मेकिंग डिमांड्स फॉर सब्सटेंसेस फॉर कमिटिंग और एबिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 18 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर कंस्पायरिंग टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट परपेट्रेटरी टू द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट। कुल मिला के दोस्तों 16, 17, 18 टेररिस्ट एक्ट की बात कर रहे हैं। अब इस सोने की स्मगलिंग को टेररिस्ट एक्ट के साथ जोड़ना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप सीधे सीधे उसको टेररिज्म के साथ जोड़ रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो सोना अंदर आ रहा है ये उन लोगों को दिया जाएगा जो इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। अब देखिए स्मगलिंग का एंगल तो सीधे सीधे पता चल रहा है, बट टेररिज्म वाले एंगल को प्रूव कर पाना यहां पे थोड़ा सा मुश्किल है। जो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये जो स्वप्न सुरेश है ना, ये जो मैडम है, ये पहले फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रह चुकी हैं यूएई के कंसुलेट जनरल में। इनकी बड़ी अच्छी पहचान है एम शिवशंकर जी के साथ, और एम शिवशंकर जी सेक्रेटरी हैं केरला चीफ मिनिस्टर। अब तो एम शिवशंकर जी को सस्पेंड कर दिया गया उनकी पोस्ट से जब ये सब चीजें सामने आई। एम शिवशंकर जी की जो नजदीकियां हैं स्वप्न सुरेश जी के साथ, वो कैसे सामने आती है, वो इस तरीके सामने आती हैं कि केरला गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बोला जाता है स्पेस पार्क प्रोजेक्ट। इस स्पेस पार्क प्रोजेक्ट का जो टेंडर दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स नाम की कंपनी को। इस स्पेस पार्क प्रोजेक्ट में एम शिवशंकर जी ने स्वप्न सुरेश मैडम का नाम सजेस्ट किया था, और स्वप्न सुरेश मैडम इस स्पेस पार्क प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो कुल मिला के बात यह कही जा रही है कि स्वप्न सुरेश पे सीधे सीधे इल्जाम लग रहा है कि ये सोने की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी।
और जब ये सोने की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी तो ऑब्वियस सी बात है इनके हाई पॉलिटिकल कनेक्शंस होंगे, और सीधी सीधी बात ये कही जा रही है कि एम शिवशंकर जी के साथ इनके कनेक्शंस थे, और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे चांसेस है कि एम शिवशंकर जी के साथ ये चीफ मिनिस्टर के साथ संबंध होंगे। हालांकि इनको अब सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, पॉलिटिक्स की बड़ी मस्त बात होती है, पॉलिटिशियंस अपने नीचे अपने गूंज को हायर करके रखते हैं और वो अपने गूंज से अपने हिसाब से काम करवाते हैं, अपने गूंज को, अपने एजेंट को, और कुछ काम गलत हो गया तो वो एजेंट को सस्पेंड करते हैं। कुछ इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं मार्केट में। मैं आपको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीजें बता रहा हूं। अब चीफ मिनिस्टर जी गलत है कि नहीं है, एम शिवशंकर जी गलत है कि नहीं है, स्वप्न सुरेश जो कि सीधे सीधे यहां पे इन्वॉल्व नजर आ रही हैं, ये गलत है कि नहीं है, ये तो तब पता चलेगा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी और इनके खिलाफ कोई सजा दे दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी के ऊपर बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बोला है कि भैया ये अपना रेजिग्नेशन दे। इन्होंने रेजिग्नेशन देने से मना कर दिया है। एनआईए की प्रोब में चीफ मिनिस्टर पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसको सजा मिलेगी। कौन गलत है कौन सही है ये तो देखिए समय ही बताएगा, बट हाँ, ये केस बहुत सनसनीखेज बन गया है। केरला में तो बवाल से मच गया, पूरे देश में बवाल से मच गया है दोस्तों, और यूएई की जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत खराब हुई है। अब इंडिया इस केस की वजह से यूएई के साथ अपने कोई रिलेशन खराब करने वाला तो है नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है यहां पे यूएई के डिप्लोमेटिक बैग में इस तरीके के सोने का होना ये बात को दिखाता है कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कितने ब्रॉड तरीकों से खतरा है। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस दोस्तों, शुरू से लेके एंड तक क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। गुड बाय।